गोवर्धन नाम का एक किसान बैंगन उगाया करता था और उन बैंगनों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। एक दिन जब गोवर्धन घर आता है तो उसकी बीवी स्वाति ने कहा, आप जानते हैं, आज भी सोना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला है कि कुछ दिनों में उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना उसकी तबीयत ऐसे ही दिन प्रतिदिन खराब होती रहेगी। तुम तो जानती हो स्वाति कि मैं ये सब कुछ अपनी बेटी सोना के लिए कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मेरी खेती बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर मैं अपने सारे बैंगन बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा और अपनी बेटी का इलाज भी करवा लूंगा। पर इन सब में तो काफी दिन लग जाएंगे जी। अगर इस बीच हमारी बेटी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आप कुछ करिए। तो तुम ये बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी सोना को बचा सकूं। मैं अपनी सोना की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरे लिए मेरी सोना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपने खेत और अपने बैंगन के खेत को बुल्लन जमींदार को बेच दीजिए। वैसे भी उसकी नजर कब से हमारे खेतों पर है। वो हमसे सारी जमीन हथिया ले, उससे पहले हम उससे कुछ पैसे लेकर अपनी जमीन खुद उसके हवाले कर देते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हमने अपने खेत खलिहान बेच दिए तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम तो जानती हो ना कि हमारा गुजर बसर हमारे खेतों से ही हो रहा है और अगर वो भी हमारे पास नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? वो सब बाद में देखी जाएगी। अगर हमारी सोना हमारे पास सही सलामत रही तो ऐसे हजारों खेत उसकी किस्मत से हम खरीद लेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो यही ठीक है। मैं कल ही भुल्लन को जाकर खेत बेच देता हूँ। इसके बाद अगले दिन गोवर्धन अब बुल्लन के पास जाता है, जहाँ पर बुल्लन की बीवी ने उसे देखा और पूछा, अरे गोवर्धन, तुम यहाँ? तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हो गया? जब भी मेरे पति तुमसे खेतों के बारे में बात करते थे तब तो तुम उन्हें मना कर देते थे, फिर आज क्यों आए हो? कहीं अपने खेतों को लेकर तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया? आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। आप भुल्लन भाई को बुला दीजिए। मैं अपना खेत उन्हें बेचना चाहता हूँ। गोवर्धन की बात सुनकर बुल्लन की बीवी हैरान थी कि तभी बुल्लन भी अंदर से निकल कर आया और कहने लगा, देखो, अब मुझे तुम्हारा खेत नहीं चाहिए क्योंकि मैंने रामू का खेत खरीद लिया है। वैसे भी अगर मैं तुम्हारा भी खेत खरीद लूंगा तो मैं उन खेतों का करूंगा क्या? मेरे पास इतना फालतू का पैसा नहीं है कि हर जगह हर किसी से मैं खेत खरीदता रहूं। जब पहले कहा था तब तो तेरे बड़े नखरे हो रहे थे और अब आया है मुंह उठाकर खेत बेचने के लिए। ऐसा मत कहो बुल्लन भाई। तुम तो जानते ही हो कि मेरी बेटी सोना बीमार है और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करवाने के लिए कहा है और उसके ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर मैंने मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो बचेगी नहीं। गोवर्धन, अगर ऐसी बात है तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। मुझे इंसान की मदद करनी चाहिए और उसके काम आना चाहिए। पर मेरी भी एक शर्त है, मैं तुम्हारे खेत खरीद तो लूंगा लेकिन आधे दाम पर। आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं बुल्लन भाई। अगर मैं अपने खेत आधे दाम पर बेच दूंगा तो उन पैसों से तो सिर्फ मेरी बेटी का इलाज ही हो पाएगा। मैं तो सोच रहा था कि बचे हुए पैसों से मैं एक नया खेत खरीद लूंगा या कोई नया काम जमा लूंगा। सोच लो गोवर्धन भाई, बिटिया ही नहीं बचेगी तो किसके लिए कमाओगे और खाओगे? वैसे भी आपकी कोई और संतान नहीं है। अब गोवर्धन चिंता में आ जाता है। सच में वो अपनी बेटी सोना से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो अब अपनी बेटी सोना के खाते सारे खेत बेच देता है। भुल्लन और उसकी बीवी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गोवर्धन अब घर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर आकर देखता है तो उसकी बीवी उसकी बेटी सोना की लाश को देखकर रो रही होती है और देखिए ना जी, हमारी बेटी को क्या हो गया है। मैं इसे पिछले कई घंटों से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रही है। आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही इसे जगाइए। आपकी आवाज सुनकर ये तुरंत उठ जाएगी। गोवर्धन ने भी अब सोना को जगाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो अपने प्राण त्याग चुकी थी। यह देख गोवर्धन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। भुल्लन ने भी वापस खेत देने से मना कर दिया। गोवर्धन ने अपने घर के आंगन के पास ही अपनी बेटी सोना के शव को दफना दिया। अच्छा किया जी, जो आपने सोना को हमारे घर के आंगन में ही दफना दिया। कम से कम मुझे ऐसा तो लगेगा कि मेरी बिटिया आंगन में ही खेल रही है। लेकिन जो भुल्लन भाई ने अभी पैसे दिए थे, उनका अब हम क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि उन पैसों से मैं गांव के बाजार में सब्जी की दुकान लगा लेता हूँ और अपने घर के आंगन में ही कुछ सब्जियां उगा लूंगा। कम से कम हमारा गुजारा तो चल जाएगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। उस भुल्लन की तो किस्मत ही चमक गई है हमारे खेत खरीदने के बाद। कोई बात नहीं स्वाति, तुम इतनी चिंता मत करो। हर कोई अपनी किस्मत का खाता है।
अगर उसकी किस्मत में हमारे खेत के बैंगन लिखे थे तो चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। इतना कहकर गोवर्धन अब वापस बाजार की ओर जाता है और कुछ बीज लाता है और अपने आंगन में उन्हें लगा देता है और बचे हुए पैसों से खुद की और अपनी बीवी के बुढ़ापे के लिए एफडी करवा देता है ताकि उनका गुजारा अच्छे से चल पाए। कुछ महीनों के बाद भुल्लन ने गोवर्धन के खेतों से बहुत अच्छी कमाई कर ली थी। वहीं गोवर्धन ने अपने घर के आंगन में जो बीज बोए थे उनमें से कुछ ही बैंगन निकले थे, जिन्हें देख गोवर्धन उदास हो चुका था और उदास होकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो ना, हमारी किस्मत भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। हमारे आंगन में मैंने जो बैंगन बोए थे उनमें से थोड़े ही बैंगन आए हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हमने अपने घर के आंगन में खेती की है। ये जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है जितने हमारे खेत थे, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उदास नहीं होना। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम सही कह रही हो। वैसे भी किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। इसके बाद अब स्वाति और गोवर्धन सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन गोवर्धन और स्वाति जब सोकर अपने घर से बाहर आते हैं तो वह अपने आंगन को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा नीले बैंगन का जादुई पेड़ लगा हुआ था। रातों रात उस पेड़ को उगे देखकर स्वाति ने कहा, ये कैसे हो गया? ये पेड़ रातों रात आखिर कैसे उग सकता है? कल तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से इतना बड़ा पेड़ कैसे आ गया? और ये देखो स्वाति, इस पर कितने सारे बड़े बड़े बैंगन लगे हैं। इन बैंगन को बाजार में बेचकर बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गोवर्धन और स्वाति की बेटी सोना प्रकट होती है और कहने लगती है, माँ बाबा, मुझे माफ करना कि मेरी वजह से आपको अपने खेत बेचने पड़े, लेकिन अब मैं इस पेड़ के सहारे हमेशा आप लोगों के पास रहूंगी और आप लोगों का ध्यान रखूंगी। इस पेड़ से आप जितने भी बैंगन तोड़ेंगे उतने ही इस पेड़ पर बैंगन बढ़ते जाएंगे। अब आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी बच्ची, तू मरने के बाद भी हमारी इतनी फिक्र करती है, तभी तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मैं तेरे जैसी बच्ची की माँ बनकर धन्य हो गई। सोना मेरी बच्ची, तू बहुत अच्छी है। तू जहाँ भी रहे खुश रहे। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे, मैं यही मांगता हूँ। अब गोवर्धन यही करता है। वो पेड़ से जितने भी बैंगन तोड़ता, अचानक ही वहाँ पर और बैंगन आ जाते। अब गोवर्धन उन बैंगनों को शहर में भी बेचने लगा और गांव में भी बेचने लगा, लेकिन फिर भी उसके बैंगन खत्म ही नहीं हो रहे थे। ये सब कुछ देखकर गांव में ही रहने वाली बसंती ताई ने कहा, आखिर गोवर्धन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं? उसके पास तो खेत भी नहीं है, फिर एक ही पेड़ से वो इतने सारे बैंगन कैसे तोड़ रहा है? कुछ तो माजरा है, पता लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही बसंती गोवर्धन के घर जाती है तो गोवर्धन को बैंगन तोड़ता देख हैरान हो जाती है, क्योंकि गोवर्धन ने एक बैंगन तोड़ा और अचानक ही एक और बैंगन उग गया। ये सब देखकर बसंती ताई ने कहा, ये तो जादुई नीले बैंगन का पेड़ है। अगर मैं भी रात को इस पेड़ से कुछ बैंगन अपने पास रख लूं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। कम से कम मेरा गुजारा भी तो अच्छे से हो जाएगा। ये बोलकर अब बसंती मुस्कुराती हुई अपने घर चली जाती है और रात को गोवर्धन के घर आकर चोरी से कुछ बैंगन तोड़कर ले जाती है और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करने लगती। अब रोज रोज बसंती ऐसे ही बैंगन चुराती और अपना गुजारा करती। लेकिन एक दिन बुल्लन की बीवी ने बसंती को बैंगन बेचते हुए देखा और उससे पूछा, क्या बात है बसंती ताई, इतने सारे बैंगन आखिर तुम ला कहाँ से रही हो, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे? बसंती के पेट में अब कोई भी बात नहीं बच पाती और वह गोवर्धन के जादुई नीले बैंगन के पेड़ के बारे में बता देती है। ये सुनने के बाद अब बुल्लन की बीवी तुरंत ही बुल्लन के पास जाती है और उसे भी सब कुछ बता देती है। एक काम करते हैं, आज रात को तुम और मैं चलते हैं और उस जादुई बैंगन को तोड़कर हम भी अपने घर ले आते हैं। वैसे भी दोनों पति पत्नी घोड़े बेचकर सोते हैं, उन्हें क्या ही पता चलेगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। आज ही हम बहुत सारे बैंगन तोड़कर ले आएंगे और कल आप भी बैंगन बेच देना। कुछ फालतू पैसे आएंगे घर में तो बुरा थोड़ी लगेगा। अब बुल्लन और उसकी बीवी रात के समय बैंगन तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ने के लिए थोड़ा ऊपर होते हैं, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से नीचे उतारो। ये पेड़ तो अपने आप ही ऊपर होता जा रहा है। ऐसे तो मेरी कमर टूट जाएगी। कोई हमें जादुई नीले बैंगन के पेड़ से नीचे उतार। अरे आज के बाद हम कभी भी चोरी करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। थोड़ी देर में गांव वाले जमा हो जाते हैं और बुल्लन और उसकी बीवी को पेड़ से उतार दिया जाता है और दोनों ही दोबारा चोरी ना करने की कसम खाते हैं।
और भुल्लन अब गोवर्धन को उसका खेत भी वापस कर देता है। उस जादुई नीले पेड़ ने बसंती को कुछ नहीं किया, क्योंकि बसंती गरीब थी और अकेली रहती थी। लेकिन भुल्लन लालची था, इसलिए जादुई नीले बैंगन के पेड़ ने उसे सजा दी थी। शाम जमींदार के खेत में सारा दिन काम करने के बाद अपनी दिहाड़ी लेने के लिए उनके पास जाता है, जहां पहले से ही कुछ मजदूर और भी थे। ये लो तुम्हारे पैसे। पर ये तो कम है जमींदार साहब, काम तो मैंने बिल्कुल बराबर किया है। तो आपने क्या घास के पैसे काट लिए? शुक्र मनाओ, घास के ही पैसे काटे हैं, वरना तो मैं तुम्हारी पूरी दहाड़ी काट लेता। चलो जाओ यहाँ से। वो आदमी पैसे ले लेता है और उसके बाद शाम का नंबर आता है। हाँ तो श्याम, ये लो तुम्हारे पैसे, और इसमें से मैंने थोड़े पैसे काट लिए हैं, क्योंकि आज मैंने देखा था कि तुम काम करते हुए आराम फरमा रहे थे। ठीक है जमींदार साहब जी, आपने हिसाब किताब किया है तो ठीक ही किया होगा। मैं चलता हूँ, कल आऊंगा काम पर। जमींदार बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। वो हर रोज सभी मजदूरों को कोई ना कोई गलती बताकर उनकी दिहाड़ी में से पैसे काट लिया करता था। अब पैसे लेकर शाम घर पहुंचता है। अजी आ गए आप? पैसे मिले क्या आज काम किए? हाँ, पैसे तो मिल गए हैं सुषमा, ये लो। हर रोज की तरह आज भी पैसे काट कर ही दिए हैं जमींदार साहब ने। पता नहीं कैसा लालची आदमी है, हर दिन लोगों से इतनी मेहनत करवाता है लेकिन बराबर पैसा नहीं देता है। ईश्वर इसका हिसाब किताब इसी जन्म में कर देगा। अरे छोड़ो, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। जाओ खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। वक्त गुजरता चला जाता है और जमींदार एक नया खेत खरीदता है, जहां वो शाम को अपने साथ ले जाता है। ये खेत देख रहे हो श्याम, इसमें फसल उगाने से लेकर फसल पककर कटवाने तक की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ गए ना? जी साहब, मैं सब कुछ समझ गया। तभी शाम चलते चलते खेत के बीचों बीच लगे अंगूर के पेड़ के पास पहुंचता है। साहब, इस अंगूर के पेड़ का क्या करना है? अरे ये अंगूर का पेड़ मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा पूरा अंगूर का अच्छा बड़ा बगीचा है, इस पेड़ को काट दो। ये तो बहुत ज्यादा भरा फुला पेड़ है, इसे भला कैसे काट दूं? तुम नहीं काट सकते तो लाओ, मैं काट देता हूँ। जाओ कुल्हाड़ी लेकर आओ, और मुझे 2 कुल्हाड़ी। नहीं नहीं, मैं काट दूंगा साहब, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। शाम की बात सुनकर जमींदार वहां से चला जाता है, जिसके बाद शाम खेत में बाकी का काम करने लगता है। अगले दिन जमींदार फिर से खेत में आता है। अरे ये अंगूर का पेड़ अभी भी यहीं पर लगा हुआ है। श्याम, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे काट देना। साहब, मैं आज पक्का काट दूंगा इस पेड़ को। 1 महीना गुजर जाता है और शाम पेड़ नहीं काटता है, और एक दिन फिर से खेत में। मुझे लगता है श्याम, तुम्हारी नीयत नहीं है इस पेड़ को काटने की, इसलिए आज मैं इस पेड़ को खुद ही काट दूंगा अपने हाथों से। इस पेड़ से पता नहीं क्यों मेरा लगाव हो गया है। इस पेड़ को मत काटिए, देखिए ना कितना अच्छा अंगूरों से भरा हुआ पेड़ है ये। पर मुझे ना ये पेड़ चाहिए और ना ही इसके अंगूर चाहिए। मुझे जो इस पेड़ की वजह से जमीन खराब हो रही है, वो जमीन चाहिए खेती करने के लिए। बस इतना बोलकर जमींदार कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ को काट देता है, जिसके बाद वो उसकी जड़ों में एक खास किस्म का रसायन और डाल देता है, जिससे वो पेड़ दोबारा ना पनप सके। अब इस पेड़ का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब आराम से खेती होगी मेरे खेत में। शाम को शाम अपने घर पहुंचता है, कुछ अंगूर निकालता है। अंगूर का पेड़ तो नहीं रहा, पर उसके ये कच्चे हरे अंगूर याद बन के रह गए मेरे पास। अरे श्याम बेटा, ये कच्चे अंगूर कहाँ से ले आया? कुछ नहीं माँ, खेत में अंगूर का पेड़ था, उसी पेड़ के अंगूर हैं ये। अच्छा बेटा, पर ये खट्टे अंगूर हमारे किस काम के हैं? शाम की बात सुनकर उमा अंदर चली जाती है। चलो अगर खट्टे ही हैं तो क्या हुआ, मैं ही खा लेता हूँ। शाम उन अंगूरों को खा लेता है और उनके छोटे से बीजों को अपने आंगन में ही थूक देता है, और कुछ दिनों बाद आंगन में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। अरे ये किस चीज के पौधे निकल आए? पता नहीं बहू, मैंने तो कुछ नहीं लगाया। और मैंने भी नहीं लगाया। कहीं इन्होंने तो कुछ नहीं लगाया माँ जी? हो सकता है बेटा कि शाम ने लगाया हो और हमें बताना भूल गया हो। चलो कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, इन पौधों को मैं एक गमले में लगा देती हूँ। सुषमा उन पौधों को मिट्टी समेत आंगन से उखाड़ती है और एक गमले में लगा देती है। थोड़े दिनों बाद उस गमले में से एक बेल निकलकर छत की तरफ जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन शांति सुषमा के घर आती है। अरे किस चीज की बेल लगा रखी है तूने? ये तो बड़ी ही अच्छी तरीके से बढ़ रही है। मुझे भी नहीं पता ये किस चीज की बेल है, मेरे तो पति ने लगाई है। मुझे तो ये अंगूरों की बेल लग रही है। पता नहीं किस चीज की है। अगर अंगूर लगेंगे तो तू भी खा लेना और हम भी। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद शांति वहां से चली जाती है। अब अगले दिन उठकर जब उस बेल को देखते हैं तो वो अंगूरों से भरी हुई होती है। अरे ये कमाल हो गया, इस बेल पर तो लबालब अंगूर लगे हुए हैं। वही तो माँ,
2 दिन पहले ही तो छोटे से पौधे में गमले लगाए थे। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कैसी अद्भुत बेल है ये। तभी वहां पर शाम आ जाता है और अपने घर में वही अंगूरों की बेल देखकर हैरान हो जाता है, जो अंगूर उसने खेत के पेड़ पर देखे थे। अरे ये वाले अंगूर हमारे घर पर कहाँ से आए सुषमा? तुम्हें इन अंगूरों का बीज कहाँ से मिला? कहाँ से? क्या आप ही तो लेकर आए थे? आपने आंगन में लगाए थे? मैंने आंगन से उठाकर यहाँ लगा दिए। तभी शाम को अपने थूके हुए बीजों के बारे में याद आता है। ये तो चमत्कार हो गया। मेरे थूके हुए बीजों से इतनी सुंदर बेल निकल कर आ गई। तभी वहां पर शाम के दोनों बच्चे गुड्डी और राजू आ जाते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे छोटे छोटे से अंगूर लगे हुए हैं। हाँ माँ, हमें ये अंगूर दो ना तोड़कर खाने के लिए। अभी नहीं बच्चों, अभी अंगूर कच्चे हैं। ये खट्टे या कड़वे कैसे भी हो सकते हैं। नहीं, हमें तो यही अंगूर खाने हैं। हाँ माँ, दो ना, हमें यही अंगूर चाहिए। बच्चों के बार बार जिद करने पर सुषमा उन्हें बेल से कच्चे अंगूर तोड़कर दे देती है और जैसे ही बच्चे वो अंगूर खाते हैं तो चीनी से भी ज्यादा मीठे होते हैं। ये अंगूर तो बहुत मीठे हैं। और नहीं तो क्या, इससे मीठे और अच्छे अंगूर तो हमने कभी नहीं खाए। सभी घर वाले बच्चों की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो खुद भी अंगूरों को चखते हैं और उन्हें भी अंगूर बहुत ही मीठे लगते हैं। अजी ये तो कमाल हो गया। हमारे घर में तो जादुई अंगूरों के पेड़ की बेल लग गई है क्या? अब तो हम बाजार में जाकर इन कच्चे अंगूरों को बेच सकते हैं। पर कोई भी इन अंगूरों का कच्चापन देखकर इन्हें खरीदेगा थोड़ी। और क्या पता कि ये अंगूर खाने से किसी को कोई नुकसान हो गया तो। हाँ, मुझे तो ये कोई मायावी अंगूर लगते हैं। इनको यही लगा रहने दे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। सभी परिवार वाले अंगूरों से थोड़ा घबरा जाते हैं और इस वजह से कोई भी उन अंगूरों की बेलों से अंगूर नहीं तोड़ता है। लेकिन लगभग 1 हफ्ता गुजर जाता है और अंगूर ज्यों के त्यों रहते हैं। अजी देखिए ना, इन अंगूरों का तो बाल भी बाका नहीं हुआ है, जैसे थे बिल्कुल वैसे हैं। मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि आखिर ये कैसे जादुई पेड़ के अंगूर हैं जो न खराब हो रहे हैं, न सड़ रहे हैं, न ही झड़ रहे हैं। बेटा, मुझे तो ये कोई काला जादू लगता है। एक काम कर, तू इस अंगूर के बेल को जड़ से काटकर फेंक दे, बात ही खत्म हो। अपनी माँ के कहने पर घबराया हुआ शाम ऐसे ही करता है और अंगूर के बेल को जड़ से काटकर फेंक देता है। लेकिन अगली सुबह सभी परिवार वाले देखते हैं कि अंगूर की बेल वापस से फैल गई है और उस पर अंगूर लगे हुए हैं। ये कैसा कुदरत का करिश्मा है। इस बेल पर तो अब पहले से भी ज्यादा अंगूर लगे हुए। मुझे लगता है कि ये अंगूर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? भला पेड़ पौधे भी कभी बात करते हैं? सभी लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंगूर की बेल से उतरकर पतला सांप सुषमा के पैरों की तरफ आता है। सांप, सांप, देखा मेरे पैर के पास सांप। सुषमा हिलना मत, मैं अभी डंडा लेकर आता हूँ और इस सांप को बाहर निकालता हूँ। इससे पहले कि शाम डंडा उठाता, वो सांप तुरंत ही एक सुंदर सी सुनहरी परी का रूप ले लेता है। वो सांप नहीं, वो मैं हूँ, मुझे मारिए मत। तो तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम सुनहरी है और ये जादुई अंगूर की बेल मेरी ही है और वो खेत में जो पेड़ लगा था वो भी मेरा ही था। पर तुम्हारा इन अंगूरों का लेना देना क्या है? और हमने ये बेल काट दी थी, फिर ये बेल बढ़ कैसे सकती है? दरअसल मैं भोलेनाथ की सच्ची भक्त थी और मैं सच्चे दिल से भोलेनाथ की भक्ति करती थी और जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मंदिर के पास की जमीन के भीतर गाड़ दिया गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिस जमीन में मैं गड़ी थी वहाँ एक अंगूर की बेल निकली जो श्रीधा मंदिर में से होते हुए भोलेनाथ तक पहुंची और मुझे साक्षात भोलेनाथ का वरदान और आशीर्वाद मिल गया। लेकिन तुम खेत और खेत से घर यहाँ तक कैसे पहुँच गए? पंडित जी ने किसी को मेरी बेल से तोड़कर अंगूर दिए, उसने खेत में खाकर फेंक दिए तो मैं वहाँ पर लग गई। वहाँ से मुझे जमींदार ने हटा दिया, लेकिन हरिया ने मेरा फल खाकर मेरे बीजों को आंगन में डाल दिया, तुम्हें यहाँ पर लग गई। तो फिर तुम हमसे क्या चाहती हो? हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमने किसी गलत भाव से तुम्हें अपने घर में नहीं रखा। अरे मैं सब कुछ जानती हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ तुम्हारा उद्धार करने के लिए आई हूँ। आज से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, बस मुझे अपने आंगन में रहने की जगह दे देना। इतना कहकर सुनहरी वापस से सांप वाली रूप में आ जाती है और वापस अंगूर की बेल पर चढ़ जाती है, जिसके बाद अंगूर की बेल पर लगे हुए सभी अंगूर सोने के अंगूर में बदल जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया। वो खट्टे मीठे कच्चे अंगूर सोने के अंगूरों में बदल गए। अब तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। अब मेरे बेटे को उसे कंजूस जमींदार के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा, हम अपना खुद का काम शुरू कर लेंगे। हाँ माँ, सच में जादुई अंगूर के पेड़ ने तो इस किसान का पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया है। मुझे क्या पता था कि मेरे थूके हुए अंगूर के बीज से हमारा इतना ज्यादा भला हो जाएगा। पूरा परिवार हाथ जोड़कर झुककर अंगूर बेल को धन्यवाद बोलता है। इसके बाद शाम बेल से सोने के अंगूरों को तोड़ता है
और उन्हें शहर जाकर बेच देता है और उनसे मिले हुए पैसों का अपने घर और गांव वालों की सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करता है। सुरेश अपनी पत्नी गोपी और बेटे सोनू के साथ एक गांव में रहता था। वहां उनका एक खेत भी था, जहां पर वह लोग तोरी की फसल उगाकर ताजा तोरियों को बाजार में बेचा करते थे। पिताजी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या? कहाँ? आज तुझे फिर से पेट में दर्द हो गया? सच बता, तुझे पेट में दर्द हो भी रहा है या स्कूल न जाने के लिए बहाने बना रहा है? नहीं पिताजी, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। सच में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब पास वाले डॉक्टर के पास जाकर इसके लिए दवाइयाँ ले आइए ना। जाने मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई है, आए दिन इसकी तबीयत खराब हो जाती। सुरेश सोनू को लेकर पास वाले डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे पेट दर्द की दवाई दे देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से सोनू के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। कल ही तो मैं इसे डॉक्टर के पास से दवाई दिलाकर लाया था और आज फिर से इसके पेट में दर्द हो गया। बार बार इसके पेट में दर्द होने का आखिर कारण क्या है? हम तो कुछ ऐसा मसालेदार खाना भी नहीं खाते। जो सब्जी हमारे खेत में उगती है हम तो उसे ही नमक हल्दी डालकर बना लेते। उससे तो इसके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पता नहीं जी, मुझे तो इसकी बहुत चिंता हो रही है। 2 महीने हो गए, हर दूसरे दिन इसके पेट में दर्द हो जाता है। पास वाले डॉक्टर भी कुछ नहीं बताते कि इसे दर्द क्यों हो रहा है, बस हर बार ये दवाई देकर भेज देते हैं। इस बार आप इसे बड़े अस्पताल लेके जाइए, वहीं इसकी दिक्कत का पता चलेगा। इस बार सुरेश सोनू को पास वाले डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसे बड़े अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर अच्छी तरह से सोनू का चेकअप करते हैं। देखिए, आपके बेटे के पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, इसके लिए हमें उसे कई दिन तक एडमिट रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे को एडमिट कर लीजिए। हमारे पास अभी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बेटे का इलाज करवाना होगा। जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दीजिए, वरना इसका इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। मैं आपको डॉक्टर माथुर का कार्ड दे देता हूँ, आप इनके पास चले जाना। आप इन्हें मेरा रेफरेंस देंगे तो ये आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश सोनू को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर माथुर के पास जाता है, जहां पर डॉक्टर माथुर तुरंत ही सोनू को एडमिट कर लेते हैं। देखिए मिस्टर सुरेश, हमने आपके बेटे को एडमिट कर लिया है क्योंकि उसकी कंडीशन सीरियस है और उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप काउंटर पे फी जमा करवा दीजिए। आपके बेटे को कम से कम हमें 15 दिन के लिए एडमिट करना होगा, इसीलिए आप काउंटर पे 1.5 लाख जमा करवा दीजिए। 1.5 लाख? जी, और प्लीज जल्दी, अगर आज आपने पैसे जमा नहीं करवाए तो हम आपके बेटे को अस्पताल में एडमिट नहीं कर पाएंगे और इस इन्फेक्शन की दवाइयां आपको दूसरे हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, आप मेरे बेटे का इलाज कीजिए। मेरे बेटे से ज्यादा मेरे लिए और कुछ जरूरी नहीं। 1.5 लाख सुनकर महेश चिंता में आ जाता है। वह घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए गहने भी नहीं है। मेरे गहने तो पहले ही माँ जी के इलाज में चले गए। अब तो हमारे पास ये टूटी फूटी झोपड़ी और अपना खेत है। आप एक काम कीजिए, जमींदार जी के पास जाकर हमारे खेत को गिरवी रख दीजिए। सोनू के ठीक होने के बाद धीरे धीरे काम करके उनके कर्ज को चुका देंगे। लेकिन गोपी, अगर हमने खेत को गिरवे रख दिया तो हम खेती कहाँ पे करेंगे, और बिना खेती किए तो हम कभी भी जमींदार जी के कर्ज को नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए मैं इस घर को ही गिरवी रख देता हूँ। खेत में काम करके पैसे देकर घर छुड़वा लें। आपका कहना भी ठीक है, आप ये घर के कागज ले जाइए। सूर्य जमींदार साहब के पास जाकर उनके पास अपना घर गिरवी रख देता है। उन पैसों से वह अपने बेटे का अच्छी तरह इलाज करवाता है। धीरे धीरे करके वह जमींदार का कर्ज भी उतार रहा होता है कि तभी तेज बारिश के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब क्या होगा गोपी? मुझे हर हाल में अगले महीने तक जमींदार साहब का कर्ज चुकाना है। अभी तक तो मैं सिर्फ उनका थोड़ा बहुत ही कर्ज चुका पाया हूँ। मैंने सोचा था कि इस फसल से मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन मेरी तो सारी फसल ही बर्बाद हो गई ना।
जाने अब हमारे साथ क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, एक बार जमींदार साहब से बात करके देखिए, क्या पता वो हमारी मजबूरी को समझ ले। गोपी के कहने पर सुरेश जमींदार साहब के पास जाकर उनसे बात करता है, लेकिन जमींदार साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते। देखो सुरेश, मैं नहीं जानता कि बारिश की वजह से तेरी फसल खराब हो गई या तेरे साथ क्या हुआ। मुझे अगले महीने तक ब्याज समेत मेरे पूरे पैसे चाहिए। अगर मैं हर किसी पर इस तरह से तरस खाने लगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। हर कोई यहाँ पर मुझे अपनी मजबूरियां गिनवाने लग जाएगा। अगले महीने तक मुझे मेरे पैसे मिल जाए तो ठीक है, वरना अगले महीने से तेरा घर मेरा हो जाएगा। तू अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लिया। जमींदार साहब की बात सुनकर सुरेश अपना उदास चेहरा लेकर घर आता है और जमींदार साहब का कर्ज चुकाने के लिए इधर उधर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जोड़ता है, लेकिन फिर भी वह कर्ज चुकाने के लिए पूरे पैसे नहीं जोड़ पाता। वो उन थोड़े से पैसों को लेकर ही जमींदार साहब के पास जाता है। क्या करूं मैं इन 20,000 रुपए का? मुझे मेरे पूरे 1.5 लाख चाहिए। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। मुझे जितनी मोहलत देनी थी उतनी मोहलत मैंने तुझे दे दी अपने इन 20,000 रुपयों को। तू अपने पास ही रख, आज से तेरा घर मेरा हो गया। अभी के अभी जाकर अपने घर को खाली कर दे, और अगर ज्यादा आनाकानी करेगा तो घर खाली करवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। सुरेश जमींदार साहब के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन जमींदार साहब अपने आदमियों को भेजकर उसके घर को जबरदस्ती खाली करवा देते हैं। सुरेश अपनी बीवी बच्चे को लेकर रास्ते पर आ जाता है। शुक्र है कि जमींदार साहब ने मेरी जेब में ये 20,000 छोड़ दिए। कम से कम हम इनसे एक छोटा सा घर तो किराए पर ले पाएंगे। सुरेश उन पैसों से अपने खेत के पास एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है, लेकिन अगले महीने भी उसके खेत में ठीक से फसल नहीं होती, जिस वजह से वह अगले महीने तक भी पैसे ना जुटा पाने के कारण मकान मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। आज की रात हम कहाँ बिताएंगे? अब तो हमारे पास सर पर छत भी नहीं है। ना जाने हमारे खेत को भी किसकी नजर लग गई है जो वहाँ फसल ही नहीं उग रही। अगर उसमें फसल उग जाती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई बात नहीं गोपी, हमारे ये बुरे दिन जल्द ही कट जाएंगे। कहते हैं ना, जिसका कोई आसरा नहीं होता है भगवान उसका सहारा बनते हैं। आज रात हम मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाएंगे, क्या पता वहाँ से हमारा अच्छा वक्त भी शुरू हो जाए। सुरेश अपने बीवी बच्चे को लेकर पास में बने देवी माँ के मंदिर में ले जाता है, जहाँ पर वह भंडारा खाकर अपना पेट भर लेते हैं और सोने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर लेट जाते हैं। तभी महेश उठकर अंदर मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगता है। हे देवी माँ, अब तो आप ही हमारी मदद कीजिए। कल तक हमारा परिवार खुशहाल था, लेकिन आज हमारे पास सोने के लिए एक छत भी नहीं है। हम पर अपनी कृपा करो माँ। यह कहते हुए वह अपनी आंखें बंद करके देवी माँ की मूर्ति के सामने ही बैठ जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची महेश के पास आकर उसके कंधे को सहलाती है, जिससे महेश अपनी आंखें खोलता है। बेटा तुम कौन हो और इतनी रात को अकेली मंदिर में क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरा नाम दुर्गा है, मैं तो हमेशा यहीं पर रहती हूँ। आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो आपको ये देने के लिए आई हूँ। लेकिन इस पोटली के अंदर क्या है बेटा? आप खुद ही खोल कर देख लो। सुरेश जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसके अंदर से सब्जी के बीज निकलते हैं, लेकिन वह जैसे ही उस बच्ची से उन बीजों के बारे में पूछने के लिए उसे ढूंढता है तो उसे वह बच्ची कहीं नहीं मिलती। अभी तो वो बच्ची यहीं पर थी, अचानक कहाँ चली? सुरेश के इतना कहते ही माता रानी पर चढ़े फूलों में से एक फूल महेश के पास आकर गिरता है, जिससे वह समझ जाता है कि जो बच्ची अभी उसके पास आकर उसे यह बीज देकर गई वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा ही थी। यह जानकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी गोपी को रात में बीती सारी बातें बताता है। अगर ये सब्जियों के बीज हमें दुर्गा माँ ने दिए हैं तो हमें आज ही इन्हें अपने खेत में बोना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम माँ दुर्गा का धन्यवाद करके आते हैं और उसके बाद ही हम इन बीजों को अपने खेत में बोएंगे। माँ का धन्यवाद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में माता रानी के दर्शन करते हैं। माता के दर्शन के बाद वह अपने खेत में जाकर उन सभी सब्जियों को बो देते हैं। उन बीजों के बोते ही वहां पर एक सुनहरे रंग के बेल उगने लगती है, जिस पर बहुत सारी सोने की तोरियां उग जाती है।
ये वाला कैसा चमत्कार है? उन बीजों को खेत में बोते ही हमारे खेत में सोने की तोरियां लग गई। लोग सच ही कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। माता रानी ने तो एक ही दिन में हमारी झोली भर दी, हमारी सारी मुश्किलों को दूर कर दी। कहा तुमने गोपी। मैंने कल रात को दुर्गा माँ के सामने बैठकर अपनी सारी परेशानी बताई तो वो तुरंत ही मेरी मदद करने के लिए एक बच्ची के रूप में मेरे पास चली आई। आपकी लीला अपरंपार है माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए कहते हैं जी कि हम जब भी किसी मुसीबत में हो तो हमें सबसे पहले उस मुसीबत में माँ के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। और माँ दुर्गा तो जगत जननी है, हम सब की माँ है, तो वो भला हमें मुसीबत में कैसे देख सकती? माँ का धन्यवाद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में माता रानी के दर्शन करते हैं। माता के दर्शन के बाद वह अपने खेत में जाकर उन सभी सब्जियों को बो देते हैं। उन बीजों के बोते ही वहां पर एक सुनहरे रंग के बेल उगने लगती है, जिस पर बहुत सारी सोने की तोरियां उग जाती है।